वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पाठ 15 हमारा पर्यावरण का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु वैश्विक समस्या। ओजोन स्तर की क्षति से सजीवों पर होने वाले हानिकारक प्रभाव। ओजोन स्तर की क्षति को रोकने के उपाय। फिर कचरे के प्रकार, जैव विघटनीय कचरा, जैव अविघटनीय कचरा, घरों से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थापन और इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। वैश्विक समस्या, विश्व में होने वाली समग्र समस्याएं जो सजीवों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात पृथ्वी पे जो भी उथल पुथल होती है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है, प्रदूषण होता है, फिर बाढ़ आ जाती है, अभी महामारी फैली हुई है ना, कोरोना, तो उसके कारण भी सभी सजीव क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो वे सभी समस्याएं जो समग्र ग्रह और उस पर रहने वाले सजीवों को प्रभावित करती है, उन्हें वैश्विक समस्याएं कहते हैं। जलवायु संबंधी परिवर्तन इसका उत्तम उदाहरण है। यह मानव सृजित परिवर्तनों का परिणाम है। अर्थात मानव सृजित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वन की कटाई कर देते हैं, जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, जिसका विघटन भी नहीं होता है और नहीं निपटारण होता है। तो हमारी पृथ्वी क्या होती जा रही है, कचरे का ढेर बनती जा रही है। फिर कारखानों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है तथा इन सभी के कारण जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है। जैव विविधता अर्थात सजीवों में विभिन्नता। जितने भी प्राणी हैं, आपने अमीबा से लेके हाथी, मनुष्य के बारे में पढ़ा है, तो ये सभी सजीवों में कितनी अधिक विविधता है। इसी प्रकार पौधों में भी अनेक पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटे पौधे, बड़े वृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, उनकी पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है। उनके जो स्थान, जो आवास स्थान है, उनमें भी परिवर्तन होता है। कुछ पौधे जो रहते हैं जल में रहते हैं, कुछ पौधे स्थल पे रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं। सबके अंदर अनुकूलन के अनुसार वे परिवर्तन करते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या हो रही है, हमारी पृथ्वी का सारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण जैव विविधता, हमारे निवसन तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, मत्स्य उद्योग में कमी आ रही है। तो इनके मुख्य कारण है। ओजोन स्तर। ऑक्सीजन के अणु यूवी विकिरण के प्रभाव से वायुमंडल की ऊपरी सतह स्ट्रेटोस्फियर, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन स्तर बनाते हैं। कौन बना रहा है, ऑक्सीजन के अणु। कैसे बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के अणु पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में, उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ये अणु है, काय में परिवर्तित हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु में विघटित हो जाता है। और ये परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन का अणु सूत्र है O3। ओजोन स्तर पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। यह हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर ये ओजोन स्तर का आवरण है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। परंतु जब ये पृथ्वी पर आती है तब मनुष्य में कैंसर, त्वचा के कैंसर का मुख्य कारण बनती है। और ये कैसे आ रही है, तो हमारी जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है, विघटित हो रही है। किसके कारण, तो हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न रसायनों के कारण, जैसे CFC, फिर सुपरसोनिक विमान, इनके द्वारा क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है प्रदूषण के कारण। ओजोन स्तर का विघटन। अब ओजोन स्तर का विघटन किसके कारण मुख्यतः होता है, देखते हैं। वातावरण में क्लोरीन का प्रवेश ओजोन स्तर के विघटन के लिए जवाबदार परिबंध है। क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ प्रक्रिया करता है और ऑक्सीजन के परमाणु को उससे क्या करता है, दूर कर देता है, जिसके फलस्वरूप ओजोन स्तर में क्या हो जाती है, क्षति आ जाती है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं का विघटन करता है। केवल एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु क्या कर रहा है, ओजोन के 1 लाख अणुओं का विघटन करता है। तो ओजोन स्तर को हानि पहुंचाने वाले मुख्य संयोजन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, CFC। जितने भी प्रशीतक अर्थात ठंडे एयर कंडीशनर हुआ, फ्रिज हुआ, उनमें इसी गैस का उपयोग किया जाता है, इन्हीं यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशन में फ्रीऑन नामक पदार्थ के रूप में किया जाता है।
तो आप ये चित्र में देखें, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फिर CFC गैस प्रशीतक में यूज होती है, फ्रिज में यूज होती है ना, और वायुमंडल में फैलने वाला, कंपनी से निकलने वाला धुआं, इन सभी के कारण ओजोन स्तर में क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। उसका मुख्य परिवल वैसे कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के परमाणुओं से ऑक्सीजन को दूर करता जाता है, जिससे ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छिद्र आ रहे हैं। ओजोन परत की क्षति से हानिकारक प्रभाव। अभी कौन कौन से हानिकारक प्रभाव ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है वो देखते हैं। इन किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है, मनुष्य में कैंसर की, त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। किनके कारण, इन परावैंगनी किरणों के कारण। तो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। तो कोरोना में वही लोग की मृत्यु हो रही है ना, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम है, तो इसके कारण भी प्रभावित होते हैं। इन किरणों के प्रभाव से पौधों की वृद्धि की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर इन किरणों से सूक्ष्म जीव तथा अपघटकों को नष्ट करती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब अपघटक और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सभी सजीवों की मृत्यु के पश्चात कचरे का निपटारण भी करते हैं, उसका विघटन करते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में तुरंत पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है, संतुलित रहता है। परंतु यदि अपघटक ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पूरी पृथ्वी पर कचरे का ढेर बन जाएगा। इसलिए ओजोन की क्षति को रोकना चाहिए। पौधों के पिगमेंट्स को भी नष्ट करता है। पिगमेंट्स मतलब रंजक। पौधों के कौन से रंजक है, तो हरा रंजक कौन सा, हरित कण अर्थात क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे कर पाएंगे, तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। और पृथ्वी से पौधे गायब, पेड़ पौधे गायब हो गए तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ये किरणें मनुष्य के गुणसूत्रों पर बुरा असर डालती है। इसके कारण वैश्विक तापमान में भी परिवर्तन आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात तापमान में परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा ना, वायुमंडल में अभी हर मौसम में हमको गर्मी ही लगती है। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्रकार पूरे विश्व के तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ओजोन परत की क्षति को रोकने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय तो हमको मालूम है कि CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एरोसोल यौगिकों का उपयोग क्या होना चाहिए, कम कर देना चाहिए। दूसरा है सुपरसोनिक विमान का भी उपयोग कम करना चाहिए। फिर नाभिकीय विस्फोटों को भी नियंत्रित करना चाहिए। परमाणु बम का उपयोग भी नियंत्रित करना चाहिए, उपयोग नहीं होना चाहिए। कचरा। अब हमारे घरों से निकलने वाले जो बिन उपयोगी वस्तुएं, अनैच्छिक वस्तु हैं, घर में बिना उपयोग की चीजों को हम क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। कचरों को दो मुख्य स्वरूप में बांटा गया है, एक तो ठोस स्वरूप और दूसरा है तरल स्वरूप। ठोस स्वरूप में धातु का कचरा, कांच, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन जैसे ठोस कचरे के उदाहरण है। ये सभी ठोस कचरा, इनको सूखा कचरा भी बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार तरल स्वरूप, अभी हमारे घरों से रसोई से निकलने वाला कचरा, फिर शाक भाजी का कचरा, फलों के अवशेष, हड्डी, शल्क आदि तरल कचरे के उदाहरण है। अर्थात इसको हम कैसा कचरा, गीला कचरा भी कहते हैं। अभी आपने देखा हमारे यहाँ नगर पालिका ने हमें 2 डस्टबिन दिए हैं, एक नीले रंग की और एक हरे रंग की। तो नीले रंग में हम कौन सा कचरा रखते हैं, ठोस स्वरूप वाला, अर्थात प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, कागज, धातु का। और जो हरे रंग की है अर्थात जिसका क्या हो जाता है, जिस कचरे का विघटन हो जाता है, तो शाक भाजी का कचरा। तो रसोई से निकलने वाला कचरा हम किस में रखते हैं, गीला कचरा किस में रखते हैं, हरी डस्टबिन में। तो इस प्रकार स्वरूप के आधार पर कचरे कितने प्रकार के हो गए, ठोस स्वरूप और तरल स्वरूप। अब विघटन के आधार पर कचरे 2 प्रकार के, जैव विघटनीय या जैव निम्नीकरणीय कचरा। तो ऐसा कचरा जिसका सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा विघटन हो जाता है। तो रसोई से निकलने वाला कचरा जो भी है, शाक भाजी, फलों के अवशेष, उनका सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। इसलिए ऐसे कचरे को हम क्या बोलते हैं, जैव विघटनीय कचरा कहते हैं। और जैव अविघटनीय कचरा या जैव अनिम्नीकरणीय कचरा, तो ऐसा कचरा जिसका सूक्ष्म जीव विघटन नहीं कर पाते हैं। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु का कचरा, इनका विघटन
सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते, इसलिए इसे जैव अविघटनीय कचरा भी कहते हैं। घरों से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन कैसे? तो हमें सर्वप्रथम पैकिंग को टालना चाहिए। तो प्लास्टिक के अंदर तुमने देखा हर चीज को पैक करके आती है, वो पैक की हुई चीजें हम सामान निकाल लेते हैं और प्लास्टिक को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, अर्थात कचरे की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। फिर छुट्टा फल सब्जियां खरीदनी चाहिए, पैकिंग वाली सब्जियां हमें नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। फिर पुनः रिचार्ज हो सके ऐसी बैटरी का उपयोग करना चाहिए। फिर पुराने कपड़े दान में देना चाहिए या उनका रीयूज कर सकते हैं। पुराने जूते भी दान में दे सकते हैं, या कबाड़ी को फट गए हैं तो कबाड़ी को बेच दो, पैसा भी आ गया। पुराने कपड़े भी बिकते हैं, उसके बदले में हमको बर्तन भी मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम अपने घर के निकलने वाली पुरानी चीजों को बेच कर भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो प्लास्टिक की बजाय कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ बाजार जाते हैं तो हम अभी क्या करते हैं, कपड़े की थैली का ही उपयोग करते हैं, है ना। प्लास्टिक बंद हो गया इसलिए। कागज के टुकड़ों का पुनः उपयोग करना चाहिए, है ना। अपनी नोटबुक यदि कुछ खाली है तो उसके पेज फाड़कर उसको रीयूज हम कर सकते हैं, और या भर गई है तो उनको रद्दी में बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। रेजर हुआ, पेन हुआ, बार बार उपयोग में ला सके ऐसे ही खरीदने चाहिए। ऐसे वन टाइम यूज वाली चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो घरों से निकलने वाला गीला कचरा जैसे साग भाजी फलों का कचरा का उपयोग खाद बनाने में करना चाहिए। तो इसको भी बेचकर हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे घर से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे का हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थापन कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।